नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड सरकार के उदासीन रवैये से आहत सहायक पुलिस ने पकड़ी आंदोलन की राह। चरणबद्ध आंदोलन के लिए 12 जिले में 2500 सहायक पुलिस हुए एकजुट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 7000 परिवारों का बनेगा नया राशन कार्ड। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर लक्षित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। नक्सली संगठन पीएलएफआई के पास कहां से आई AK-47 गन, जांच में जुटी पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित 12 जिलों में कार्यरत 2500 सहायक पुलिस ने स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी की है। भटक रहे युवक युवतियों ने अब आंदोलन करने का मन बनाया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी 300 सहायक पुलिस कार्यरत हैं। आंदोलन को लेकर इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी गई है। चाईबासा पुलिस केंद्र में सहायक पुलिस के जवानों ने डीएसपी हेडक्वार्टर सुधीर कुमार को अपनी समस्याओं और मांगों के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। 4 से 6 सितंबर तक सहायक पुलिस जवान काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे। इसके बाद भी अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की तो वे 7 से 14 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। फिर भी अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो 16 सितंबर से सभी सहायक पुलिस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सहायक पुलिस जवानों का कहना है कि इसके बाद भी अगर झारखंड सरकार हम लोगों की मांग को नहीं मानती है तो बाध्य होकर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। हम लोगों का डिमांड है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कह चुके थे कि 3 वर्ष पूर्व होने के पूर्व ही आप लोगों को जिला बल की तरह ही नियुक्ति की जाएगी, तो अभी तक जब सरकार को वो जब भेज चुकी है तो सरकार क्यों हम लोगों के ऊपर में ध्यान नहीं दे रही है। सीधी नियुक्ति हमारी हो जानी चाहिए अभी तक। और 10,000 हम लोगों का मानदेय है। 10,000 में आज के ज़माने में हम लोगों का परिवार नहीं चल सकता है सर। प्लस हम लोगों के एक नक्सल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उस बात को लेकर अभी अगर हम लोगों को सरकार मान लेती है कि हम लोगों को अगर हटा देने का प्रावधान रखती है तो हम लोग घर जाने के लिए भी अभी अस्वस्थ हम लोगों को महसूस फील हो रहा है। तो इसीलिए सरकार से मेरा यही निवेदन होगा हम लोगों का कि जब पूर्व सरकार का प्रावधान में ये था कि 3 वर्ष के पूर्व होने के पूर्व ही आप लोगों को सीधी नियुक्ति दे दी जाएगी, तो सरकार उस पर हम लोगों को सीधी नियुक्ति दे दी जाए सरकार की ओर से। अगर सरकार आगे हम लोगों के लिए ये कार्रवाई अगर नहीं करती है, सीधी नियुक्ति नहीं देती है, तो हम लोग 4 से 6 तारीख तक काला बिल्ला लगाने का सोच रहे प्रावधान लेकर रखें। फिर अगर उस पर भी अगर कुछ एक्शन नहीं लेती है तो 7 से 14 तारीख तक सामूहिक अवकाश में जाएंगे। अगर उस पर भी अगर कोई संज्ञान नहीं लेती है सरकार तो फिर 16 सितंबर से हम लोग फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। अगर उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग राजभवन या मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने को मजबूर है। सहायक पुलिस जवानों का कहना है कि 3 साल की सेवा पूरी होने के बाद झारखंड पुलिस के आरक्षी के पदों पर सीधी नियुक्ति देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब झारखंड सरकार का रवैया हमारे प्रति उदासीन है। सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। न तो हमें स्थायी किया जा रहा है और न ही वेतन बढ़ाया जा रहा है। इस कारण सहायक पुलिस अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। सहायक पुलिस जवान, सांसद, विधायक सहित कई जगहों पर अपनी बात को रख चुके हैं, लेकिन उनके मामले में अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण सहायक पुलिस ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। हम लोग अपने तमाम मुद्दे को लेकर विभागीय वरीय पदाधिकारी से लेकर मंत्रीगण को अवगत कराएं, लेकिन हम लोगों को कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है
ना कि उसके ऊपर आश्वासन दिया गया या फिर उसका कुछ अवलोकन किया गया बात का, और कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग और कुछ भी मांग सुनवाई नहीं हो रहा। क्या होगा भविष्य, कब तक रहेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कुछ जानकारी नहीं मिल रहा ऊपर से। तो हम लोग एक रुकता बना के 12 जिला में कुल हम लोग काला बिल्ला लगाते हुए, विरोध जताते हुए सरकार के ऊपर ड्यूटी को संज्ञान लेते हुए करेंगे। सहायक पुलिस जवानों की मांगों और समस्याओं को सुनने पहुंचे डीएसपी हेडक्वार्टर सुधीर कुमार ने कहा कि हम इनके वेलफेयर से संबंधित समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन नीतिगत मामलों पर वरीय पदाधिकारी और सरकार ही निर्णय ले सकती है। ये वैसे तो समस्याएं सहायक पुलिस का, ये अभी हम लोग पुलिस केंद्र में हर माह को एक बैठक होती है जिसमें इनका निराकरण, जो मूलभूत जो सुविधाओं के बारे में होता है उसका भी निराकरण करते हैं। अभी इन लोगों का कुछ डिमांड था कि हम लोगों का सरकार के में हम लोग को अपनी बात रखनी है, तो चूँकि ये डिसिप्लिन फोर्स है इसलिए अपनी बात जो है आवेदन के थ्रू अपनी बात सरकार को और बड़े पदाधिकारी को रख सकते हैं। हम लोग की तरफ से इनके वेलफेयर का डिसीजन हम लोग जानते हैं, बाकी डिसीजन तो जो इन लोग को करना है इन लोग अपनी बात रखेंगे। झारखंड के 12 जिलों में 2500 सहायक पुलिस की बहाली तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा की गई थी। पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, लातेहार और गुमला में 300, पलामू, गढ़वा, दुमका और खूंटी में 200, सिमडेगा एवं लोहरदगा में 150 और पूर्वी सिंहभूम एवं गिरिडीह में 100 सहायक पुलिस की अनुबंध पर बहाली की गई थी। इन्हें 10,000 रुपए हर महीने मानदेय के रूप में दिया जाता है। कहते हैं कि सड़कों के जरिए ही विकास गांव तक पहुंचता है। सड़क के माध्यम से जब गांव शहर से जुड़ते हैं तो उनके विकास की रफ्तार बढ़ जाती है। सड़कों के मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। सड़क से संबंधित योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश हो रही है। इन सड़कों को बनाने में आने वाली अड़चनों के बारे में जानने के लिए उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज वन विभाग, भू अर्जन कार्यालय और पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में टोंटो रोवाम, सोनवा गुदड़ी और बरकेला सड़क निर्माण के लिए वन भूमि अधिग्रहण से संबंधित आवेदन की प्रगति की समीक्षा की। भू अर्जन पदाधिकारी को भू अर्जन के लिए आवश्यक राशि के लिए विभाग से समन्वय स्थापित करने को कहा गया। चूँकि ये तीनों सड़कें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बनाई जानी हैं, इसलिए जिला प्रशासन का इन पर खास फोकस है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि इन 3 मुख्य सड़कों के अलावा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए जाने वाली छोटी छोटी सड़कों के निर्माण में वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की भी समीक्षा की गई है। वन विभाग शीघ्रता से अपना कार्य करेगा। उपायुक्त ने कहा कि सरंडा के रांगरिंग एवं नुईगड़ा के सड़क बनाने का काम वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। वन ग्राम तक पहुंचने के लिए अलग अलग सड़क बनाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। पक्की सड़कें बनानी है या मुरुम रोड बनेगा, इसके बारे में आकलन करने के लिए पथ निर्माण विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। उपायुक्त ने कहा कि जंगल के अंदर बसे गांव में आधारभूत सुविधा बहाल करने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी और रोड विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जिला भू अधिग्रहण पदाधिकारी के साथ मीटिंग हुआ। विशेष मुद्दा यही था कि जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं जिला के विकास के लिए, विशेषकर सोनवा गुदरी रोड हो, टुंटो रोवाम हो या बरकेला रोड हो, इस सभी के लिए जो वन भूमि के संबंध में जो आवेदन दिया गया है उसमें क्या प्रगति हुई, और यदि जिला प्रशासन से कोई एनओसी या कुछ और कागजात की आवश्यकता होती तो उसको जल्दी कैसे बनाना है, इस संबंध में हम लोग रिव्यू किए हैं। और लैंड एक्विजिशन के तहत जो भू अर्जन के लिए जो राशि आवश्यकता होगी उस संबंध में भी विशेषकर इन तीनों रोड पे फोकस करते हुए विभाग को सूचना देने का भी निर्देश भू अर्जन पदाधिकारी को दिया गया। और इसके साथ साथ जो वन ग्राम विशेषकर जो नुईगड़ा और रांगरिंग जो विजिट किया गया था आयुक्त महोदय के द्वारा, डीआईजी महोदय के द्वारा, उस क्षेत्र में भी आवश्यकता के अनुसार रोड्स बनाने के लिए
वन भूमि के अंदर है तो वन विभाग के द्वारा ही हम लोग रोड बनाएंगे। उसमें भी कुछ अलाइनमेंट हम लोग निकाले हैं। जिस दिन हम लोग गए थे तो वो पहाड़ी मार्ग से हम लोग गए थे। एक और रास्ता उस वनग्राम तक पहुंचने के लिए हम लोग बनाने के लिए भी प्रयासरत हैं। जो रांगरिंग तक पहुंचने के लिए एक रास्ता निकाला गया फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, और रांगरिंग से नुयागढ़ा भी जाने के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर रास्ता बनाने की आवश्यकता होगी। उसको अभी संबंधित इंजीनियर के द्वारा एक बार टेस्ट कराएंगे, वहाँ सॉइल का एक बार टेस्ट करेंगे कि वहाँ पक्का रोड बनाने की आवश्यकता है या मुरम रोड से भी काम हो सकता है। जो भी जल्दी से जल्दी हम लोग वनग्रामों को जो मुख्य धारा से जोड़ेंगे, बेसिक सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और राशन और अन्य सामग्री के साथ उनको एसेंशियल सर्विस के साथ जोड़ सकते हैं तो उस काम के लिए उतना फायदा होगा। तो इसी बिंदु पे एक डिटेल चर्चा किया गया और अलाइनमेंट्स भी फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य करते हुए जनहित में रोड अलाइनमेंट्स बना के लाए हैं। तो अब नेक्स्ट लेवल में हम लोग रोड विभाग के द्वारा उसका वेरिफिकेशन करा के वैसे वनग्राम जहाँ लोग रहते हैं, बसते हैं, वहाँ कम्युनिटी एसेट भी बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। जिले में संक्रमितों की संख्या 1500 को पार कर गई है। यह जिला वासियों के लिए चिंता की बात है। ऐसे समय में बसों का आवागमन शुरू हो गया है। बाजार पूरी तरह खुल गए हैं। लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क पहनना भी बंद कर दिया है। कोरोना की बढ़ती संख्या में जहां लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है, वहीं धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होते जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए जारी नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। कोरोना की बढ़ती संख्या के बावजूद लोगों का भय कोरोना से दूर होते जा रहा है। कोरोना से लोगों का भय दूर होना अच्छी बात है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन नहीं होना भी चिंता की बात है। इसके बावजूद अच्छी खबर यह है कि जिले में कोरोना के मात देने की संख्या 1000 के पार है। जिले में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर काफी कम है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 7 दिनों में कोरोना की बढ़ती ग्रोथ काफी चौंकाने वाला है। भारत देश में कोरोना संक्रमितों का ग्रोथ दर 2.31%, झारखंड में 3.73% है। वहीं जिले में 31 अगस्त को 141.2% है। यह ग्रोथ दर 7 दिनों का है। देश में 7 दिनों में कोरोना को मात देने वालों का प्रतिशत 75.2, झारखंड में 67.94% है। वहीं जिले में ग्रोथ दर 79.1% है। मृत्यु दर का ग्रोथ भी देश और राज्य की तुलना में काफी कम है। देश में मृत्यु दर 1.85%, झारखंड में 1.7% है। जिले में मृत्यु दर 0.8% है। यह आंकड़ा देश, राज्य और जिले में आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। इस बढ़ते आंकड़े से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। यह सतर्कता तब तक बरतना होगा जब तक इस संक्रमण का मुकम्मल इलाज नहीं आ जाता है। तब तक लोगों को इससे बचना भी है, लोगों को बचाना भी है और सावधान भी रहना है, ताकि एक जागरूक नागरिक की तरह इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और
होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस चक्रधरपुर का प्रयास रंग लाया है। अब चक्रधरपुर रेल मंडल के रेल कर्मी 8 किलोमीटर के बजाय 66 किलोमीटर दूर आवास रख सकते हैं। इसके लिए मंडल रेल प्रबंधक ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक ने कहा कि रेल कर्मियों के लिए आवास का दायरा 8 किलोमीटर था, जिससे रेल कर्मी काफी परेशान थे। मेंस कांग्रेस ने इस दायरा को बढ़ाने की मांग मंडल रेल प्रबंधक से की थी। कोल्हान के आदिवासी हो समाज की कला संस्कृति के विकास के लिए नवनिर्मित भवन पर अवैध लोगों के द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में आदिवासी हो महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष कृष्णचंद्र बोदरा ने महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी को ज्ञापन सौंपकर भवन खाली करने की मांग की है। आदिवासी क्लब पर अवैध कब्जा करने की जानकारी मिलने के बाद मंत्री जोबा मांझी ने उपायुक्त को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि 2012 में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कोल्हान के आदिवासी हो समाज के विकास के लिए 1.50 करोड़ की लागत से आदिवासी क्लब का निर्माण कराया था। 2018 में भवन पूर्ण होने के बाद इस भवन में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन वर्तमान केंद्रीय समिति का आरोप है कि सरकार द्वारा अभी तक क्लब भवन आदिवासी हो समाज को सौंपा ही नहीं गया है। लेकिन आदिवासी समाज के कुछ लोग इस पर अवैध तरीके से कब्जा कर कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही कई लोगों ने इसमें अपना ठिकाना बना लिया है, जिससे कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। ये आदिवासी हो समाज महासभा का सभागार जो सरकार की ओर से बनकर तैयार है, ये जो है अभी तक आदिवासी हो समाज महासभा केंद्रीय समिति को विधिवत हस्तांतरित नहीं किया गया है। इस संबंध में आज 5 विधायकों को हम लोगों ने अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए ये विज्ञापन दिया है कि वो हमें यथाशीघ्र जो है विधिवत हस्तांतरित करवाया जाए, ताकि हम लोग उस पर सुचारू रूप से अपने संस्था के कार्यों को चला सकें। जी, ऐसी जानकारी है कि लोग रह रहे हैं, किंतु बात यह है कि चूँकि अभी तक हमारे पास वो भवन हैंडओवर नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इस तरह के कार्यों अनैतिक कार्यों में भी रोक नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक विधिवत रूप से हमारे पास नहीं है। यही एक वजह है। 29 अगस्त को पीएलएफआई से हुई मुठभेड़ में पुलिस ने नक्सलियों के इलाके से एक AK-47 गन बरामद किया था। इस बरामदगी के बाद से नक्सलियों के पास मौजूद खतरनाक हथियार को लेकर चर्चा का बाजार गर्म होने लगा है। नक्सलियों के पास इतने महंगे और खतरनाक हथियार कहां से आ रहे हैं? कौन खतरनाक हथियार मुहैया कराकर इन्हें मजबूत कर रहा है, इसको लेकर पुलिस का अनुसंधान अभी चल रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने कहा कि नक्सलियों के पास से बरामद AK-47 बंदूक की जांच जारी है। खबर यह भी मिल रही है कि नक्सलियों के पास से बरामद AK-47 चाइनीज है, यानी कि चाइना में बनी AK-47 नक्सलियों के पास है। आंतरिक सुरक्षा के लिए कोड बन चुके नक्सलियों के पास चाइना का AK-47 हथियार किसी बड़ी साजिश की ओर भी इशारा कर रहा है। इन दिनों चीन से भारत के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। चाइना भारत से पहले विश्वासघात करता आ रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं चीन भारत के नक्सलियों को AK-47 मुहैया कराकर भारत को अंदरूनी तरीके से कमजोर एवं खोखला करने की बड़ी साजिश पर काम कर रहा है। नक्सलियों के पास से मिला AK-47 चाइनीज है या नहीं, इस पर पुलिस की जांच अब भी जारी है। जांच पूरी होने से पहले पुलिस इस पर कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन सच यह है कि लगातार नक्सलियों के पास से मिल रहे AK-47 गन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती और चिंता का विषय बन चुका है।
दिनांक 29 अगस्त को बुधड़ी थाना अंतर्गत जोमताई की पहाड़ियों में कोबरा 209 बटालियन की और चाईबासा पुलिस की संयुक्त टीम का PLFI जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है उसके साथ मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ के दौरान जो है बहुत सारे आर्म्स, एमिनेशंस और मोबाइल और डेली यूज़ के सामान बरामद हुए थे जिनको विधिवत जब्त भी किया गया था। उसी में से एक महत्वपूर्ण जो है जब्ती के रूप में एक AK-47 का एक हथियार और साथ में 2 मैगजीन भी बरामद हुए थे जिनको विधिवत जब्त किया गया। उस AK-47 के संदर्भ में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं कि वह किस प्रकार से PLFI के नक्सलियों तक पहुंचा। इसके संदर्भ में जो है हम लोगों की जांच की एक प्रक्रिया होती है कि उसमें विभिन्न जो हमारे सुरक्षा एजेंसीज होती हैं और जो हमारे निकटवर्ती जिले होते हैं उनको भी हम लोग पत्राचार करते हैं। तो वो एक विधिवत प्रक्रिया के तहत पहुंचा है और वो किस तरह से है उन लोगों ने प्राप्त किया है। लेकिन कुल मिला के यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ जो है हमारी कार्यवाही जारी है। लेकिन AK-47 एक चूँकि एक ऐसा वेपन होता है जो कि काफ़ी मारक क्षमता वाला होता है, तो उसके लिए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे भी अनुसंधान में कोई निष्कर्ष पहुंचेंगे तो फिर हम लोग इसको सूचित करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में करीब 7,000 परिवारों का नया राशन कार्ड बनाया जाएगा। जो लोग किसी कारणवश राशन कार्ड बनवाने से वंचित रह गए थे उनकी पात्रता की जांच करके राशन कार्ड बनाने की तैयारी है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने राशन कार्ड बनाने और धान अधिप्राप्ति को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिन किसानों को धान अधिप्राप्ति के एवज में भुगतान नहीं किया गया है उनका भुगतान कराने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है। बैठक के दौरान बताया गया कि 2000 से अधिक किसानों द्वारा धान की बिक्री के एवज में भुगतान किया जा चुका है। 99 ऐसे किसान हैं जिनका भुगतान किसी कारणवश रुका हुआ है। उपायुक्त ने बताया कि लंबित राशन कार्ड आवेदन में से पात्र लाभुकों का चयन करते हुए जल्द से जल्द लाभुकों की सूची अग्रसारित करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पहले ही दिया जा चुका है। छूटे हुए व्यक्तियों द्वारा बहुत सारे आवेदन प्राप्त हुए हैं। योग्य व्यक्तियों का चयन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर लक्षित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाने की तैयारी है। आज आपूर्ति विभाग का रिव्यू किया गया और जिला में जो किसानों के द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के दौरान जो धान दिया गया है उसमें रिव्यू के दौरान पता चला कि करीब 2000 के ऊपर संख्या में किसान दिए हैं, तो सभी को भुगतान हो चुका है। केवल 99 ऐसे रैयत हैं तो कुछ कारणवश उनको अकाउंट के कारण हो या लैम्प्स के द्वारा ऑनलाइन नहीं होने के कारण हो या मिलर के द्वारा उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं होने के कारण उनका अभी भुगतान लंबित है। तो विशेषकर चक्रधरपुर, कराईकेला, बंदगांव और आनंदपुर, मनोहरपुर में इस तरह का रैयतों की संख्या ज़्यादा है, तो उसको भी जल्दी क्लियर करने के लिए संबंधित SFC के DM और लैम्प्स के जो अध्यक्ष होते हैं वो और मिलर्स को निर्देश दिया गया। अन्य सभी जगह पे सभी रैयतों का भुगतान हो चुका है और इस साल भी बहुत जल्दी धान अधिप्राप्ति का कार्य शुरू हो रहा है, तो उसके लिए ग्राउंड वर्क करने के लिए निर्देश दिया गया सभी को। और जिला में जो राशन कार्ड के लिए जो आवेदन पेंडिंग है वैसे लोगों में भी जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनको चुनते हुए जल्दी से जल्दी वैसे लोगों का आवेदन फॉरवर्ड करने के लिए सभी आपूर्ति पदाधिकारी को पूर्व में डायरेक्शन दिया गया। उसी के तहत जल्दी से जल्दी हम लोग करीब 5 से 6 हज़ार नया राशन कार्ड भी बनाने वाले हैं परिवारों के लिए। और छूटे हुए व्यक्तियों को भी, जो परिवार में दूसरे लोगों के नाम पे राशन कार्ड है, कुछ लोग छूटे हुए हैं, वैसे व्यक्तियों का भी कई सारे आवेदन आए हैं। तो उसमें भी जो पात्र होंगे, जो गरीब व्यक्ति हैं, अति गरीब हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए वैकेंसी के हिसाब से जल्दी राशन कार्ड बनाने का निर्देश मैंने दिया। और इसी तरह मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 1 वीक के अंदर हम लोग जितना भी राशन कार्ड हम लोग चाह रहे हैं 6 से 7 हज़ार परिवारों को हम लोग नया राशन कार्ड में निर्गत करें, ताकि उनको एक राहत जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाए। कोल्हान डिजिटल लाइब्रेरी संचालक समिति की ओर से शहर के पुल हाथू में 30 बेड का निःशुल्क हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने
हॉस्टल निर्माण के लिए शिलान्यास किया। करीब 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हॉस्टल के निर्माण के लिए पूर्व विधायक बहादुर उरांव ने 50,000 रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की है। गीताश्री उरांव ने कहा कि समाज के हर तबके को जीवन के सुखद पहलू का अनुभव करने का हक है। इसके लिए समाज के सक्षम व्यक्तियों का मार्गदर्शन आवश्यक है। कोल्हान डिजिटल लाइब्रेरी ग्रुप द्वारा लाइब्रेरी निर्माण करने का अभियान काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे में प्रतिभा छिपी होती है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण उनकी प्रतिभा दम तोड़ देती है। हॉस्टल का निर्माण करना वाकई इंसानियत का नायाब मिसाल है। आइए अंत में रुक करते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। झारखंड सरकार के उदासीन रवैये से आहत सहायक पुलिस ने पकड़ी आंदोलन की राह। चरणबद्ध आंदोलन के लिए 12 जिले में 2500 सहायक पुलिस हुए एकजुट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 7000 परिवारों का बनेगा नया राशन कार्ड। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर लक्षित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। नक्सली संगठन पीएलएफआई के पास कहां से आई AK-47 गन, जांच में जुटी पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।